हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग विद प्रीत। फ्रेंड्स, ये मेरा हिस्ट्री का चैनल है और नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आपको प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो आज भी कुछ ऐसे ही एशियन हिस्ट्री से रिलेटेड मिक्स्ड एमसीक्यू सीरीज है, वो लेकर आई हूँ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिनको हम उसकी विद डिटेलिंग के साथ जानेंगे। तो होपफुली ये भी फ्रेंड्स आपको लेसन्स अच्छे लगेंगे, पसंद आएंगे। तो प्लीज कमेंट कर लाइक कर जरूर बताइएगा। आगे के लेसन्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी टाइम पर होती रहे। अगर आप फ्रेंड्स डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक। वहां पर जाकर आप डिटेल वाइज जो टॉपिक है वो भी देख सकते हो। तो हर जो टॉपिक है उसको डिटेल्स में बताया गया है, साथ ही साथ उनके एमसीक्यू सीरीज हैं उसके कोर्सेज भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। सभी कुछ विद फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो प्लीज जाकर जरूर देखिए, इसका लाभ उठाइए और अपनी प्रिपरेशन और अच्छी तरह कीजिए और अपना नेट जेआरएफ है वो क्लियर कीजिए। तो फ्रेंड्स चलिए आज हमारे जो नेक्स्ट है मिक्स एमसीक्यू सीरीज उसको स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन शंकराचार्य 8वीं शताब्दी के संत के बारे में सही नहीं है कि उन्होंने भारत में विभिन्न जो क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर उन्होंने रोक लगाई, जब प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया और वेदांत का प्रसार किया। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर जो नहीं दिया गया है तो वो हमें बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर नहीं दिया गया है वो है हमारा ऑप्शन, जो राइट दिया गया है तो वो है सी, कि उन्होंने प्रयाग को तीर्थ राज नाम दिया। तो ये गलत है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट होता है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं कि शंकराचार्य के द्वारा हिंदू धर्म के प्रबल प्रचार प्रसार में बौद्ध धर्म को गहरा झटका लगा और उनका विलोप हो गया। कार्यों को मूर्त रूप देने के लिए शंकराचार्य ने देश के 4 भागों में 4 दिशाओं, जैसे कि उत्तर में केदारनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में पुरी तथा पश्चिम में द्वारका के प्रसिद्ध मठों की स्थापना की। शंकराचार्य का जो मत था वो कौन सा था? अद्वैतवाद, तथा उसके नाम से वो विख्यात थे। और शंकराचार्य के 10 उपनिषद, गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिखकर अपने मत को पुष्ट का आधार प्रतिष्ठान किया। और शंकराचार्य का जो जन्म था वो कहाँ पर हुआ था? केरल में। तो ये उनके बारे में जो एक जानकारी है वो मैंने आपको बता दी है कि यहाँ से क्वेश्चंस बनाकर आपको पूछे जाएंगे। तो इन सभी जो डिटेलिंग है उसको साथ साथ नोट डाउन जरूर कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। आगे है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्य गर्भधारण कार्य कराया था? तो कौन था? मयूर शर्मन था, दंती दुर्ग था, हरिश्चंद्र था या हर्ष था? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है जिसने कि हिरण्य गर्भधारण कार्य जो है वो करवाया था, वो ऑप्शन है हमारा राइट, दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। 8वीं शताब्दी के मध्य में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की उसने स्थापना की और राजधानी क्या थी उसकी? मानेखेत, जिसको कि मालखेत भी कहते हैं, उसको अपनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्य गर्भधारण नामक जो यज्ञ था वो करवाया था। आगे है, आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने थे उनका जन्म हुआ था कहां पर? कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या पश्चिम बंगाल में? तो आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो राइट आंसर है केरल में हुआ था, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहा जाता है? तो उनके अनुयायियों को कहा गया है शैव कहा गया है, अद्वैतवादी, वैष्णव या अवधूत। तो इसका जो राइट आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन हमारा बी, वैष्णव। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा गया है। तो जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी व्याख्या के तौर पर। रामानुज जो थे वो सरगुण ईश्वर के उपासक तथा प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में रामानुज की महत्वपूर्ण भूमिका भी थी और रामानुज वल्लभाचार्य एवं चैतन्य ने धर्म के भक्ति पक्ष को अधिक महत्व दिया था। रामानुज ने शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में कुछ उपनिषद ग्रंथ जो थे उसके आधार पर वशिष्ठ द्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो थोड़ा सा साथ साथ बताया गया है कि दर्शन किस किस के किन किन के थे, जैसे कि
जो अद्वैतवाद है वो किनका था, वो शंकराचार्य का। वशिष्ठ द्वैतवाद रामानुज का, और द्वैतवाद निम्बार्कर का, और दैतवाद तो माध्वाचार्य का। तो फ्रेंड्स ये जो है चार, ये बहुत बार मैथ चिट में पूछे गए हैं, तो प्लीज इन सभी को रट जरूर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस एक तो बनेगा ही बनेगा, तो प्लीज इन सभी को नोट डाउन जरूर कर लेना। मैथ चिट में जहाँ पूछे जा सकते हैं। आगे है रामानुचार्य किससे संबंधित थे, तो रामानुचार्य का कौन सा था हमने अभी जाना है, तो है विशिष्ट द्वैतवाद। आगे है द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी, द्वार समुद्र। तो द्वार समुद्र जो थी वो किसकी राजधानी थी, ऑप्शन है गंग की, होयसल की, काकतीय या कदम्ब की। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया वो है सी, होयसलों की जो द्वार समुद्र थी वो राजवंश की राजधानी थी। होयसल राज्य की राजधानी जो थी वो द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या था, जो आजकल उसको क्या कहा जाता है, हेलिब्रिड, जो कर्नाटक के हासन जिले में है। जबकि वाराणसी कादम्ब की राजधानी थी, और वह तलकांड व कुबलाल गंगों की राजधानी थी। काकतीय वंश का संस्थापक भीमा प्रथम था, जिसने की नलगोंडा, जिसको क्या कहते हैं हैदराबाद, उसका राज्य का गठन किया, और राजधानी क्या थी, आमकोंड। तो ये उसका पूरा जो जिसकी राजधानी थी उसके बारे में है। आगे है पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का जो संस्थापक था, ऑप्शन है धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या रामपाल। तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो है गोपाल। पाल वंश की जो स्थापना थी बुद्ध धर्म के जो अनुयायी थे गोपाल, उन्होंने की थी। उनका जो टाइम पीरियड बताया गया 750 से 770 बताया गया है। गोपाल के पश्चात उनका जो पुत्र था धर्मपाल, उसका भी टाइम पीरियड है वो 770 से 810 ईसा तक का था, और पाल वंश का ये राजा हुआ था। उसने ही बंगाल को उत्तरी भारत के प्रमुख राज्यों की श्रेणी में स्थापित किया था। आगे है कंदम्ब राज्यों की जो राजा थी उनकी राजधानी थी तंजौर, कांची, वाराणसी या बदामी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बताया गया है वो है ऑप्शन हमारा बी, वाराणसी। तो कदम्ब राजाओं की जो राजधानी थी वो वाराणसी थी। कदम्ब राज वंश की जो स्थापना मयूर शर्मन ने की। कहा जाता है कि वह पढ़ने के लिए कांची आया, और बाद में पल्लवों के साथ उसका जो संघर्ष वो हुआ। राजधानी वाराणसी थी। उसने ही 18 अश्वमेध यज्ञ किए, और ब्राह्मणों को असंख्य गांव जो थे, जिसकी कोई गिनती नहीं है, असंख्या में गांव जो थे वो दान में दिए थे। कदम्ब राज्य को पुलकेशन द्वितीय, जिसको कि चालुक्य के बाद में अपना राज्य में उसने मिला लिया था। आगे है एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्कों को चलाया था। फिर गांडेदेव था, गोविंद चंद्र था, कीर्तिवर्मन या कर्ण था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बताया गया है वो कौन सा है, तो वो है ऑप्शन ए। तो ये था गांडेदेव, जिसके द्वारा जो सबसे पहले लंबे अंतराल के बाद जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इसके द्वारा चलाए गए थे। कलचुरी शासक गांगेदेव जो था, एक लंबे अंतराल के बाद इसने सोने के सिक्के चलाए थे, और कोकल द्वितीय का जो ये पुत्र था तथा विक्रमादित्य का विरुद्ध धारण करके ये गद्दी पर बैठा था। उसके उत्कल को अपने अधीन कर लिया तथा बनारस और भागलपुर तक के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य विस्तार इसने किया था। गांगेदेव का ये सिक्का उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुआ, और इस सिक्के ये जो सिक्के थे ये मिश्रित सोने के थे, और इसकी यही विशेषता थी कि ये मिश्रित सोने के सिक्के थे, तो इनकी ये विशेषता थी। आगे है पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य क्या था। एक सैन्य टुकड़ी थी, सिंचाई कर था, विषय से नीचे की जो इकाई थी जो दान में दी गई भूमि थी। पाल और प्रतिहार शासन में पतला विषय से नीचे की इकाई को कहा जाता था, और ये एक उपखंड होता था। एक विषय का विषय जो होता है उसका एक उपखंड माना गया, एक आगे का जो हिस्सा होता था वो। निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था। हर्ष ने, वाक्यपति द्वितीय ने, पुलकेशन द्वितीय या भोज के द्वारा। तो मुंज सागर जो नामक तड़ाग था वो किसके द्वारा खुदवाया गया था, इसका राइट आंसर है वाक्यपति द्वितीय के द्वारा। तो परमार शासक वाक्यपति द्वितीय मुंजराज ने परमार साम्राज्य का जो निर्माण करवाया। राष्ट्रकूटों पर विजय उपलक्ष्य के रूप में उसने अमोघ वर्ष, श्री वल्लभ और पृथ्वी वल्लभ जैसे जो राष्ट्रकूट उपाधियां धारण की, और धारा नगर में मुंज सागर नामक तालाब भी, जिसको तड़ाग कहते हैं, वो खुदवाकर गुजरात में मुंजपुर नामक नगर भी बसाया था। आगे समकालीन समाज में
पखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथ के लेखक थे शमेंद्र, राजशेखर, मेरुदंड या सोढर। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है शमेंद्र, ए हमारा राइट आंसर है। शमेंद्र की वृत्त कथा मंजरी ने अपने समकालीन समय का विस्तृत वर्णन भी दिया है। लेखक ने व्यंग करते हुए तत्कालीन साम्राज्य के उस टाइम पर जो समाज था जिसमें कि भ्रष्टाचार, आचरण और पखंड ऐसे जो फैले हुए थे उसको उद्घाटित किया है अपनी जो एक व्यंग देकर लेखक ने। तो पुस्तक में उसके बारे में बताया गया है। आगे इसमें से जो सही युगम नहीं है वो हमें बताना है, जैसे कि जयचंद गढ़वाल हर्ष, श्रीहर्ष लक्ष्मण सेन जयदेव, ललितादित्य मुक्तापीड़ शमींद्र और प्रतिहार महिपाल राजशेखर। तो इसमें जो सही में सुमेलित नहीं बताया गया है वो है ऑप्शन हमारा राइट सी, ललितादित्य मुक्तापीड़ शमींद्र। तो जानते हैं इनके बारे में भी। श्रीहर्ष ये गढ़वाल शासक जयचंद के राजकवि था, संस्कृत के विद्वान थे, मुख्य ग्रंथ नैश चरित्र और खंडन खाद्य था। गीत गोविंद के जो लेखक थे जयदेव थे, पवन दूत के लेखक धोई थे और ब्राह्मण सर्वस के जो रचयिता थे हालायुद्ध आदि। लक्ष्मण सेन की राजसभा के लब्ध प्रतिष्ठा प्राप्त विद्वान थे। राजशेखर जो थे ये प्रतिहार शासक महेंद्र पाल तथा उसके पुत्र महिपाल के राजकवि थे। काव्य मीमांसा, बाल रामायण, विद्याशाल भंजिका आदि इसके प्रसिद्ध ग्रंथ थे। शमेंद्र कश्मीर के महान विद्वान थे। उसका जो काल है वो 1000 से 1086 के मध्य माना गया है और राजा अनंत तथा कलश के समकालीन एवं उनका आश्रित माना गया है। उन्होंने लगभग 40 ग्रंथों की रचना की और औचित्य विचार चर्चा सर्वाधिक प्रसिद्ध था उनमें से। तो ये हमने सभी के बारे में जान लिया है। तो ये जितने भी जैसे कि जयचंद गढ़वाल, श्रीहर्ष, लक्ष्मण सेन, जयदेव, ललिता मुक्तापीड़ शमींद्र, तो सभी के बारे में हमने जान लिया है। तो ये ऐसा जो है नॉलेज, ये डिटेलिंग कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, तो प्लीज जरूर फॉलो करना और ऐसे जो लेसन है जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करना। आगे चलते हैं। हिंदू शाही शासकों की राजधानी कहाँ थी? काबुल में थी, कंधार में थी, जाबुल में थी या उद्भंडरपुर में थी? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा डी, उद्भंडरपुर। तो काबुल घाटी तथा गंधार प्रदेश में काफी और से एक तुर्की शाही वंश का जो शासन है स्थापित हुआ था। इस वंश के जो शासक थे वो थे लगत भान को इसके ही एक ब्राह्मण जाति के मंत्री कल्लर ने गद्दी से हटा दिया और स्वयं वो शासक बन बैठा। लेकिन 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हिंदू शाही वंश की स्थापना हुई। हिंदू शाही शासकों की राजधानी क्या थी? वह हिंद, जिसे कि उद्रभांडपुर कहा जाता था। हिंदू शाही वंश के शासक जो थे कमलुक के बाद उसका जो लड़का भीम शासक वो हुआ था। उसने लोहार वंश के शासक सिंहराज से अपनी पुत्री का विवाह किया और दिद्दा का जन्म हुआ। दिद्दा का विवाह शमेंद्र गुप्त से हुआ और बाद में जयपाल का ही विवरण प्राप्त होता है। इसके बाद इतिहास में भीम और जयपाल का संबंध स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ इतिहासकार ने उन्होंने जयपाल के नए वंश के स्थापक मानते हैं कि उसको जयपाल ने एक नए वंश की स्थापना की थी। आगे है किसचंदेय राजा का एक अन्य नाम लक्ष्मण वर्मन था। तो लक्ष्मण वर्मन के नाम से चंदेल शासक कौन था जिसको जाना जाता है? तो वो है यशोवर्मन को। तो इसका नाम लक्ष्मण वर्मन भी था। तो हर्ष के बाद उसका जो पुत्र था यशोवर्मन 930 ईसा में गद्दी पर बैठा था और उसकी उपाधि क्या थी? लक्ष्मण वर्मन थी और ये एक साम्राज्यवादी शासक था। आगे आ जाता है कि पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य से सबसे छोटा था? सबसे छोटा कौन था? द्राम, रूपक, ध्रामष्टक या विशोपक? तो सबसे छोटा जो माना गया है वो है ऑप्शन हमारा राइट दिया गया है विशोपक। तो मुगल कालीन जो सिक्कों में से विशोपक मूल्य से सबसे छोटा सिक्का माना गया है। दाम सिक्के गज्जर प्रतिहार शासकों ने चलाए थे। धमष्टक द्राम का 1/8वां भाग था और रूपक धर्मष्टक से सबसे छोटा और विशोपक द्राम का भी 20वां हिस्सा की सबसे छोटी इकाई यही था विशोपक। आगे है त्रिकोणात्मक संघर्ष। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था कौन? प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या चोल? तो इनमें से कौन जो नहीं थे? तो ऑप्शन हमारा राइट दिया गया है वो है चोल।
तो ये नहीं थे। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के 3 बड़ी शक्तियां थी, जिसमें कि पाल थे, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट। इन तीनों के बीच में त्रिकोणीय संघर्ष हुआ, लगभग 200 वर्ष तक ये चला। इस त्रिकोणात्मक संघर्ष का अंत गुज्जर प्रतिहार की अंतिम विजय से हुआ था। आगे है, किसने एक नए समझ चलाने का यश प्राप्त है? धर्मपाल को, विजय सेन को, देवपाल को या लक्ष्मण सेन को? किसने एक नया समझ चलाया था? तो वो था लक्ष्मण सेन। इसके द्वारा एक नया समझ चलाया गया था। बंगाल के सेन वंश के शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन था? लक्ष्मण सेन। इसने एक नया समझ चलाया था, उसका प्रचलन किया और सांस्कृतिक उपलब्धियों की दृष्टि से यह अधिक प्रसिद्ध भी था। इसके पिता भल्लाल सेन ने अधूरे ग्रंथ उद्भुत सागर को पूरा किया। जयदेव की गीत गोविंद, धोई का पवनदूत, खलायुद्ध नामक लब्ध प्रतिष्ठ विद्वान उसकी राज्यसभा में सुशोभित थे, उसकी शोभा को बढ़ाते थे उसके राज्यसभा की। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश भी थे। आगे है, लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस राजवंश के द्वारा किया गया था? प्रतिहार के द्वारा, चौहानों के द्वारा, पालों के द्वारा या सेनों के द्वारा? तो किसके द्वारा था? लक्ष्मण जो था वो किसके द्वारा था? तो वो था सेनों के द्वारा। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर ही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? धंग था, जय शक्ति, विद्याधर या डंग? तो इनमें से कौन जो था वो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? तो वो है ऑप्शन हमारा विद्याधर। तो ये पराजित नहीं हुआ था। नतृप चंदेल ने चंदेल वंश की स्थापना 9वीं शताब्दी में की थी। प्रतिहारों के संबंध को हराकर जिजाक भुक्ति के दक्षिणी भाग का स्वामी ये बन गया और इसने राजा यशोवर्मन ने कलिंजर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया और कंदरिया महादेव मंदिर जो था उसका भी निर्माण करवाया। सबसे प्रतापी राजा दंग हुआ और इसका जो टाइम पीरियड था 979 से 990 में मुस्लिम आक्रमणकर्ता सबुकुद्दीन के आक्रमण को रोकने के लिए पंजाब नरेश जयपाल के द्वारा बनाए गए संघ में ये शामिल हुआ और दंग के बाद उसका जो पुत्र था गंड ने पंजाब के शासक आनंदपाल के साथ मिलकर महमूद गजनवी ने मोर्चा लिया, पर दूसरा संघ भी हार गया। महमूद गजनवी ने चंदेल राज्य पर आक्रमण किया। वहां का शासक विद्याधर ने बिना लड़े ही अवरात्रि में अपनी सेना को हटा लिया और 10वें चंदेल शासक विजयपाल ने कन्नौज नरेश राज्यपाल पर आक्रमण किया, इसलिए वो मार दिया गया और गजनवी के सामने आत्मसमर्पण उसने कर दिया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? कौन जो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? अमोघवर्ष, राष्ट्रकूट, भोज परमार, धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय, प्रतिहार? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा ए। अमोघवर्ष जो राष्ट्रकूट था वो सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघवर्ष अपने पिता के अभियानों से श्री भवन गुजरात के भुरवा जिले नामक स्थान पर सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। इनके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय थे जो भारत के अभियानों से लौट रहे थे। जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बुंदेलखंड का, मालवा का, बघेलखंड का या विदर्भ का? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, बुंदेलखंड का। तो जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम किसका था? बुंदेलखंड का था और मध्यकाल में जहाँ चंदेल राजाओं ने शासन किया और महोबा उसकी राजधानी थी। ये ध्यान में रखिएगा। जो कलिंग नरेश खारवेल निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित था? चेंदी, कलिंग, कदम या हर्यक? तो ये जो संबंधित था किससे था? तो ऑप्शन हमारा ए है राइट, चेंदी से। तो महाराज खारवेल 15 वर्ष की अवस्था में जो राजकुमार था युवा राज बना था और 24 वर्ष की अवस्था में उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। खारवेल कलिंग के तीसरे राजवंश चेंदी वंश से संबंधित था और खारवेल को एरा, महाराज, महामेघवाहन और कलिंगाधिपति भी कहा जाता है। तो ये उपाधियां इस नाम से पुकारा गया है। अगला, किस राष्ट्रकूट शासक ने सलेखना को ग्रहण किया था? तंती दुर्ग ने, कृष्ण तृतीय ने, अमोघवर्ष ने, जो इंद्र चतुर्थ ने? सलेखना को जिस राष्ट्रकूट शासक ने ग्रहण किया था तो वो है ऑप्शन अमोघवर्ष, बी। तो अमोघवर्ष का वास्तविक नाम शर्क था। प्रारंभ में वह हिंदू जो शासक धर्मावलंबी का था और जो
परंतु वृद्धावस्था में पहुंचकर ये जैन धर्मावलंबी को हो गया कि पहले ये हिंदू था और बाद में इसने अपना धर्म चेंज कर जैन ये बन गया। और 64 वर्ष तक राज्य करने के उपरांत ही उसने 880 ईसा के लगभग उपवास कर सलेखना पद्धति से अपना जो है प्राण त्याग दिए थे। तो चंद्रगुप्त के द्वारा भी इस लेखना पद्धति को ग्रहण कर उसने भी अपने ऐसे ही प्राण त्यागे थे। आगे है कौन गुजरात के सोलंकी राजवंश को उसका संस्थापक था। तो महिपाल प्रथम, गोविंद तृतीय, मूलराज या अमोघवर्ष। तो राइट आंसर जो इसमें बताया गया है सोलंकी राजवंश, जो गुजरात का सोलंकी राजवंश का संस्थापक था वो है मूलराज। तो गुजरात अहनलवाड़ का जो चालुक्य वंश मूलराज सोलंकी द्वारा प्रतिष्ठान हुआ। 974 से 995 तक का ये शासक रहा। अपने मामा के वंश को मारकर राज्य प्राप्त किया और कलंक उसके लिए ये कलंक कहा गया है। शैव धर्म का अनुयायी था और बहुत से मंदिरों का निर्माण भी इसने करवाया और ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा वृत्ति प्रदान की और 995 में इसने आत्महत्या कर ली थी। आगे है सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था। तो सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है। तो यहाँ पर राष्ट्रकूट है, पश्चिमी चालुक्य है और शिलाहार और चिंदी। तो कौन थे? सार्वभौम गुप्त वंश के बाद किस वंश ने गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था? तो हमारा जो राइट आंसर होता है वो है ऑप्शन ए, राष्ट्रकूटों ने। तो सार्वभौम गुप्त वंश के बाद राष्ट्रकूट शासकों ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया। तो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। बाद में राष्ट्रकूट ने कन्नड़ तथा कर्नाटक राज्य में धीरे धीरे अपनी जो राजनीतिक गतिविधियां था उसका विकास किया। चंद्रवंशीय क्षत्रिय माने जाते थे, प्रमुख रूप से शैव और वैष्णव धर्म अनुयायी थे। उनका राजकीय चिन्ह क्या था? गरुड़ तथा मान्यखेत उनकी क्या थी? राजधानी थी। आगे है निम्नलिखित में से कौन अपने ब्रह्म क्षत्रिय अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहते थे, जिसमें कि पहले पाल आ जाते हैं, प्रतिहार है, सेन है और चाहमान। तो इनमें कौन थे? तो वो सेन थे जो अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय कहलाते थे। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन थे। ये कर्नाटक के ब्रह्म क्षत्रिय थे। सॉरी, अवसर पाकर ये उत्तर भारत चले आए तथा बंगाल में अपना उन्होंने राज्य स्थापित कर लिया। इस वंश का प्रमुख शासक विजयसेन था। देवपाड़ा अभिलेख के अनुसार ये बताया गया है कि उनके बहुत से प्रदेश जीतकर सेन वंश की सत्ता उन्होंने स्थापित की। पुत्र भल्लाल सेन एक विस्तार प्रदेश पर शासन किया और भल्लाल सेन लेखक भी था और स्मृत ग्रंथ दान सागर और ज्योतिष ग्रंथ जो अद्भुत सागर की उन्होंने रचना की और कुलीन प्रथा नामक महत्वपूर्ण सामाजिक आंदोलन का प्रवक्ता किया, जिसका उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में रक्त की पवित्रता और वंश की शुद्धता की रक्षा रखना था, उनको सुरक्षित रखना था। आगे आ जाता है वह उत्तर भारतीय राजवंश जिन्होंने राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था कौन थे? प्रतिहार व परमार, प्रतिहार व पाल, पाल व चंदेल या चालुक्य एवं चाहमान। तो जैसे कि भारत पर सॉरी इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन हमारा सी, प्रतिहार व पाल। तो भारत पर अरबों के आक्रमण के बाद संपूर्ण प्रायद्वीप में 3 महत्वपूर्ण शक्तियों का आविर्भाव हुआ। अपने अपने क्षेत्रों में इन सभी ने दीर्घ काल तक लंबे समय तक राज्य किया, लेकिन इस सभी का अधिकांश समय आपस में ही संघर्ष करते हुए बीत गया। वास्तव में 8वीं सदी में पृथ्वी में आरंभ होने वाला ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्ष तक चलता रहा। 3 शक्तियां थी, गुज्जर राजपुताना के गुज्जर प्रतिहार, गुजरात के राजपुताना के गुज्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट और बंगाल के पार। सभी हर्ष की मृत्यु से उत्तर भारत में हुई जो रिक्तता का लाभ उठाकर समृद्ध गंगा घाटी का स्वामित्व प्राप्त करना चाहते थे और कन्नौज इस संघर्ष के लक्ष्य का प्रतीक बन गया था। तो ये पूरा जो था वो मुकाबला उन्होंने किया जिसमें प्रतिहार और पाल विजय हुए। आगे है बंगाल में कैरवत विद्रोह किसके राज्यकाल में हुआ? देवपाल के, महिपाल द्वितीय के, विकपाल के या रामपाल के? तो जो ये रामपाल के समय में हुआ था, राजकाल में हुआ था। तो बंगाल में कैवरत विद्रोह पाल वंश के शासक रामपाल के समय में हुआ, जिसका उल्लेख संध्याकानंदी द्वारा रचित रामपाल चरित्र में मिलता है। आगे है निरालंबी सरस्वती। सरस्वती अभी निराश्रय हो गई है, एक कवि के द्वारा किसकी मृत्यु पर यह कहा गया था? तो ऑप्शन हमारा होता है राइट, भोज परमार के मृत्यु पर यह कहा गया था।
भारतीय इतिहास में भोज की ख्याति उसकी विद्या तथा विद्या तथा कला के उद्धार संरक्षक के रूप में अधिक है। उसने ज्योतिष, काव्य शास्त्र, वास्तुशास्त्र आदि विषयों पर महत्वपूर्ण ग्रंथों की भी रचना की तथा धारों के सरस्वती मंदिर में एक प्रसिद्ध जो संस्कृत विद्यालय है उसको भी स्थापित करवाया था। राजसभा पंडितों व विद्वानों से अलंकृत थी और राजधारा विद्या तथा विद्वानों का प्रमुख केंद्र भी था। प्रसिद्ध लौकिक के अनुसार उसकी मृत्यु में विद्या और विधान दोनों ही निराशित हो गए और किसी विद्वान ने ठीक ही ये कहा है। आगे है, निम्नलिखित राष्ट्रकूट राजाओं में कौन उज्जैनी में हिरण्य गर्भ धारण करने के लिए ख्यात है? तो ऑप्शन जो हमारा राइट दिया गया है वो कौन सा है? ऑप्शन है ए, दंती दुर्ग। तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग ने बादामी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य के सामंत के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। नंदपुरी में गुजरों तथा नवसारी में चालुक्यों को पराजित कर राज्यों पर अधिकार किया और तत्पश्चात मालवा के प्रतिहार राज्य पर आक्रमण किया। उज्जैन के ऊपर उसका अधिकार हो गया, जहां पर हिरण्य गर्भधार नामक यज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम भी किया। आगे आ जाता है, किसके प्रभाव में 12वीं शताब्दी में गुजरात में जैन धर्म को तीव्र गति से प्रगति मिली? तो ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर दिया गया है वो है सी, हेमचंद्र और कुमारपाल। तो इनको गुजरात का चालुक्य शासक कुमारपाल जैन मतवालंबी तथा जैन धर्म के विकास के लिए कार्य किया। अपने राज्य में हिंसा का प्रचार किया, यज्ञ हिंसा पर प्रतिबंध भी लगाया और जैन विद्वान हेमचंद्र को गुजरात के चालुक्य शासक जय सिंह सिद्धराज को संरक्षण भी प्रदान किया और हेमचंद्र को धूर भ्रमण काव्य नामक ग्रंथ की भी रचना का जो श्रेय है वो प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, यही थे आज के कुछ टॉपिक जिसमें हमने बहुत सारे जो चीजें हैं कवर अप की हैं। डिटेल वाइज जो टॉपिक है उनको साथ साथ जाना है। तो होपफुली ये लेसन्स भी आपको अच्छे लगेंगे। तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल वाइज देखना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हो। तो प्रिपरेशन करते रहिए और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।